वेलकम टू जीएस स्टडी क्लास। सेट प्रैक्टिस का पार्ट 1 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सेट प्रैक्टिस पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार पुलिस के सभी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन सेटलमेंट है। आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन बाय ऑप्शन हम सारा डिटेल करने जा रहे हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक बात गारंटी है कि अगर आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपका रिजल्ट कैसे होगा आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केवल पढ़िए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं पढ़ने के लिए उस अनुसार पढ़िए। आपकी बार बहुत सीट है, आपका रिजल्ट आना पक्का तय है। आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। केवल पढ़ने पर फोकस कीजिए, रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो ग्रामीण, देखिए चोल शासन, चोल शासन, इसका आंसर होगा चोल शासन। चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शासक वंश था जो अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए जाना जाता था। तो चोल वंश। चोल वंश अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए, इसका ग्रामीण प्रशासन सबसे अच्छा था। उसके बाद चोल वंश के बारे में और जान लीजिए। चोल वंश का राजधानी याद रखिए, इसको याद रखिए ट्रिक से। चोत, चो से चोल और तो से तंजावुर। चोल वंश का राजधानी कहाँ है तो तंजावुर में है। उसके बाद इसका और एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन चोल वंश से याद रखिए। श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किसने किया था और श्रीलंका को जीत लिया था। तो राजराज प्रथम। कौन? राज प्रथम। इसने श्रीलंका को पहली बार श्रीलंका के कुछ भाग पर पहली बार अधिकार किया था। जैसे इसने जब आक्रमण किया था श्रीलंका पर, तो उसकी राजधानी अनुराधापुर था। श्रीलंका का राजधानी अनुराधापुर था। उस पर आक्रमण करके वहाँ का राजा था महेंद्र पंचम। कौन? महेंद्र पंचम। उसको पराजित कर दिया और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। तो श्रीलंका पर प्रथम जो विजय पाया था तो राजराज प्रथम ने। अब वही क्वेश्चन रहेगा फिर कि संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीत लिया। संपूर्ण, वो पहली बार राजराज प्रथम श्रीलंका के कुछ भाग को जीता था, जबकि संपूर्ण श्रीलंका को जीतने का श्रेय उसी का पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम को जाता है। कौन? राजेंद्र प्रथम। यही प्रथम पूरा संपूर्ण श्रीलंका को जीत करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा चोल साम्राज्य से कि चोल कालीन शासन जो है ना, प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, लेकिन चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी पूछता है। तो चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था तो उरेयूर था। उरेयूर था। जबकि चोल शासन का वास्तविक राजधानी जो है, जो लास्ट तक रहा फाइनल, उसका याद रखिएगा क्या है, बताए थे चोत। चोल वंश का राजधानी तंजावुर था, जबकि प्रारंभिक राजधानी अगर पूछ देगा तो उरेयूर। बस चोल वंश से इतना क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जब श्रीलंका पर राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था। तो बता दिए हैं कौन था, महेंद्र पंचम। अब नेक्स्ट है कि पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक कौन था तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसने 750 ईस्वी में पाल वंश का स्थापना किया था। कौन? गोपाल। और 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था तो इसका आंसर याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। जबकि पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का मरम्मत किसने करवाया था। तो ये पाल वंश का शासक था धर्मपाल। इसने मरम्मत करवाया था, धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान अर्थात मरम्मत का काम किसने करवाया तो धर्मपाल, पाल वंश का शासक था। और धर्मपाल ने क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है।
ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? यही धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? धर्मपाल। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान का भी काम किया था। उसके बाद और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, पटना के निकट। तो पटना में बिहार शरीफ जगह है, वहीं पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था ना गोपाल, इसी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा कि ये पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय, देखिए नाम में से है त्रि मतलब तीन, और पक्षीय मतलब तीन पक्ष में जो संघर्ष हुआ था। तीन पक्ष कौन कौन था? तो एक था पाल, दूसरा था प्रतिहार, ठीक है, और तीसरा था राष्ट्रकूट। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्ष, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, जिसमें किसका विजय हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो पाल वंश का विजय हुआ था। उस समय में पाल वंश का शासक कौन था, भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो वो था धर्मपाल विजय हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष में, धर्मपाल। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीन वंश, याद रखिएगा। ये सब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी जान लीजिए मुगल से, मुफा, याद रखिए मुफा, मुगल का पूछता है दरबारी भाषा क्या था? तो मुफा, फा से फारसी, मुगल का दरबारी भाषा फारसी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, बोल रहा है पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो चालुक्य साम्राज्य के बाद पश्चिम भारत में राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य आया था, राष्ट्रकूट साम्राज्य आया था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? ये फेमस क्वेश्चन है। तो काकतीय वंश की, ये रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। चोल वंश के बारे में बता दिए हैं अभी जस्ट। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? तो कांचीपुरम, पक्का याद रखिएगा, कांचीपुरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान में दी? तो अकबर जो है किस गुरु को जमीन दान दिया था अमृतसर बसाने के लिए? तो गुरु रामदास को जमीन दान में दिया था अकबर ने। और इसी ने क्या किया? अमृतसर का स्थापना किया, अमृतसर बसाया था। कौन? गुरु रामदास। अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा गुरु था जिसको अर्जुन देव ने फांसी पर चढ़वा दिया था? तो सिखों के 9वां गुरु था ये। कौन? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख का कितना गुरु था? तो 9वां गुरु था। इसको औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था, ठीक है ना, इसको दीवार से चिनवा दिया था। किसको? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। जबकि ये क्वेश्चन पूछेगा कि सिखों के 5वां गुरु कौन था? तो अर्जुन देव। इनको किसने फांसी पर चढ़ाया था? इनको जो है ना जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाया था जहांगीर, जबकि 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी पर चढ़ाया था औरंगजेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? अभी जस्ट पढ़े हैं, तेग बहादुर 9वां गुरु था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव का कौन चढ़ाया था? तो जहांगीर फांसी पर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये इसका जन्म पटना में, बिहार शरीफ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, दानवगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दानवगेरे एक जो है ना सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र का एक स्थान है, दानवगेरे जगह का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ अस्थायी बंदोबस्त से। इसकी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब दिया था? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में दिया था अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त का और क्या क्या नाम है? तो अस्थायी बंदोबस्त का और नाम है, अस्थायी बंदोबस्त का 3 नाम से हम जानते हैं। देखिए, एक जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको, जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, या इसको स्तंभरारी प्रथा भी बोलते हैं, स्तंभरारी या चिरस्थाई। तो 3 नाम से जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त को। इस चिरस्थाई बोलिए या स्तंभरारी बोलिए या जमींदारी प्रथा बोलिए, ये तीनों अस्थायी बंदोबस्त है।
और इसको कौन लागू किया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ लागू किया था ये भी पूछता है। तो 3 गो स्टेट याद रखिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, BBU, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अब इसके बाद और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बता देते हैं। इस व्यवस्था, अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त में जो है ना और कौन कौन शामिल था ये भी पूछ देगा। तो जॉन शोर एवं जेम्स ग्रांट, ये दोनों शामिल था। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त किसको कहते हैं? यानी अस्थाई बंदोबस्त में किसान का मालिकाना हक छीन लेता था और जमींदार के हाथ में दे देता था। अब चलिए इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और याद रख लीजिए। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का स्थापना का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो 2 आदमी है इसको, एक मुनरो, थॉमस मुनरो बोलते हैं, याद लास्ट नाम वाला नाम याद रखिए, मुनरो एवं कैप्टन रीड, मुनरो एवं रीड, याद रखिए 2 आदमी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रीड है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में रीड है, रॉस रैयतवाड़ी व्यवस्था, रॉस रीड, और मुनरो एवं रीड, ये दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 ईस्वी में। कभी कभी क्रम पूछ देगा, ईस्वी पूछ देगा, या कौन इसका जन्मदाता है ये भी पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जान लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और उसके बाद एक महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। ये महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो है ये मैकेंजी, मौ से महालवाड़ी, मौ से मैकेंजी याद रखिए। महालवाड़ी मैकेंजी ने लागू किया था। और ये कब लागू किया था? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में लागू किया था मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को। अच्छा, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, रैयतवाड़ी व्यवस्था 2 जगह पर लागू किया था, मद्रास एवं मुंबई, दोनों मौबला। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में लागू किया था, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था दक्कन, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम डिस्कशन कराए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 7 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ अधिवेशन विशिष्ट है, या 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि क्या कारण है कि विशिष्ट है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए सब, इसका क्या क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ए नंबर में, हिंदू व मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की गई थी। नहीं, ये गलत है। उसके बाद इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय लिया। गलत है ये भी। सी नंबर में कह रहा है कि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। हाँ, ये सही है। देखिए 1916 में लखनऊ समझौता में नरम दल एवं गरम दल दोनों आपस में मिल गया था। और ये 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1907 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? सूरत में। तो यही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। यही दोनों जब 1916 में मिल गया, लखनऊ समझौता में मिला, इसे लखनऊ समझौता कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में ऑप्शन देख लीजिए। कहा यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, सही बात है। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का पूर्ण प्रतिरोध करना था, ये भी सही है। अंग्रेज जो है अपना रूल नियम लागू करता था, जो मन होता था वही रूल नियम अप्लाई कर देता था भारत पर, उसको उसका विरोध करने के लिए भी किया गया था। सी नंबर में क्या है कि रविवार 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था, ये भी सही है। और डी नंबर में उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सही। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय जो है किससे संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, ऑप्शन में है विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। इसने संस्कृत शिक्षा से संबंध नहीं था इसका, यही इसका आंसर सही होगा, इससे संबंधित नहीं था। जबकि विधवा पुनर्विवाह संबंधित था। सती प्रथा का अंत इसने 1829 ईस्वी में किया था, गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। और अंग्रेजी शिक्षा का भी ये संबंधित था, अंग्रेजी शिक्षा से भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जान लीजिए, अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भारत में किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज, जिसको BSS बोलते हैं, भारत सेवक समाज का स्थापना
1905 में ईस्वी में किया गया था। गोपाल किस गोखले ने किया था? गोपाल किस गोखले ने किया था 1905 में बीएसएस का स्थापना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इसको किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक? तो याद रखिएगा वेलेंटाइन सिरोल ने। ये क्वेश्चन पूछता है वेलेंटाइन सिरोल, इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और लाला हरदयाल ये सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का स्थापना किया था। सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को का अमेरिका में है ना, वहाँ पे गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ये दोनों 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में एक दल का स्थापना किया था, स्वराज दल का ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि अंधापन किसकी कमी से होता है? अंधापन का मतलब होता है कि आपको रतौंधी जिसको बोलते हैं, जैसे आँख, उसमें क्या होगा आपको आँख में आँखों का शुष्क होना या कॉर्निया, आपको क्या होगा आप झिलमिलाहट से होगा, आपको दिखाई कम देगा अंधापन, या कभी कभी आपको साफ ही दिखाई भी नहीं देता है। तो ये अंधापन बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का कार्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल होगा ना। अब विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल। ई मतलब जनन शक्ति संबंधित है, इसलिए टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 12 नंबर का, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, विषुवत रेखा, ध्रुव, सभी जगह समान होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, किसी पिंड का भार हमेशा जो है ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, ध्रुव किधर है? बी नंबर पर। और किसी पिंड का भार सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। सबसे कम होता तो इसका आंसर विषुवत रेखा होता है, अधिक है तो अधिकतम भार ध्रुव पर होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सही बात है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकता है, ये भी सही है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/5वां हिस्सा बनाच्छादित है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। डी नंबर में कह रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, ये भी क्या है? सही है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन कर रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सी ऑप्शन जो है गलत है, बाद बाकी सब सही है। अब है 14 नंबर का। नेक्स्ट, एक अज्ञात क्या करा, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अननोन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, नीरज सिंह चौधरी। देखिए, ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया या अज्ञात, जब अज्ञात रहेगा ना, जब भी अज्ञात भारतीय लगा रहेगा अज्ञात, तो नीरज सिंह चौधरी आराम से आंसर मारिएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज टू इंग्लैंड, हाँ इसी में रहेगा। ये पैसेज टू इंग्लैंड ये भी लिखा था कौन? नीरज सिंह चौधरी। ये पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी का, 2 इसका है, याद रख लीजिएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय किया था। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भारत में जो बिजली उत्पादन होता है तो सबसे अधिक हिस्सा ताप विद्युत होता है, ताप का होता है, इसलिए भारत में ताप विद्युत शक्ति सबसे अधिक उत्पादन होता है। ताप आधारित विद्युत भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पादन सबसे अधिक है। तो भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, इंग्लिश में हाइग्रो। इसमें याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आता है, हाइग्रोमीटर। तो ये हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी, इसी को बोलते हैं आर्द्रता मापी या नमी मापी। तो इंग्लिश में हाइग्रोमीटर। वही पूछ देगा कि सापेक्ष घनत्व किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो, अगर ड्रो लगा रहेगा हाइड्रोमीटर, तो ये हो गया सापेक्ष घनत्व। इसमें घनत्व ड्रो मतलब ड्रो से घनत्व मापते हैं, सापेक्ष घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, जबकि आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो जब वायु बह रही है और उस बीच में पर्वत आ जाता है तो वर्षा होती है, तो उस वर्षा को कौन सा वर्षा कहेंगे? तो उस वर्षा को हम कहेंगे पर्वतीय वर्षा, क्योंकि पर्वत आ गई है तो उससे वर्षा हुआ, इसलिए पर्वतीय वर्षा हो गया। ठीक है, मानसूनी वर्षा पर्वतीय वर्षा ही है। और ये भी याद रखिएगा कि मानसूनी वर्षा कौन वर्षा होता है? तो पर्वतीय वर्षा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो बिंद और सतपुरा ये पर्वत श्रृंखला के मध्य से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा के उत्तर में कौन पर्वत होता है? तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, और दक्षिण में सतपुरा पर्वत होता है। सतपुरा पर्वत नीचा होता है, दक्षिण नीचा है, तो सतपुरा पर्वत ये हो गया सतपुरा पर्वत, ऊपर में क्या हो गया? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, इसी के बीच में नर्मदा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम होता है गवड़ी। याद रखिएगा, गवड़ी। इसमें जो है ना शिव एवं भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ये नाटक शिव एवं भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। भस्मासुर को वरदान देता है कि किसी का माथा पर हाथ देने से वह जल कर राख हो जाएगा, तो वह उसका प्रयोग भगवान शिव पर ही करने लगता है। इसी कहानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट जिसके द्वारा प्रत्येक प्रांत के शासन को गवर्नर एवं उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया, तो कौन सा चार्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1700, चार्टर एक्ट 1793 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानमंडल को अपने निवासियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान करने का कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर जम्मू कश्मीर। जबकि अभी इस कानून क्या किया, वहाँ से वापस ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। ये धारा 370 जो है पहले वहाँ जम्मू कश्मीर के लिए था, विशेष ये आर्टिकल था, इसको वापस ले लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं? निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। इसमें क्या होता है ना, इस निवारक निरोध अधिनियम में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा। जो किसको गिरफ्तार जो कर रहे हैं, तो हम किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं उसका कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने से पहले, या गिरफ्तार व्यक्ति को कि हाँ आपको इस कारण से हम गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या जुल्म है उसके बारे में। यही निवारक निरोध अधिनियम हुआ। और ये भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्थात न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। उसमें याद रखिएगा, जो न्यायालय में पेश करेगा तो उसमें छुट्टी काउंट नहीं होता। जैसे अगर संडे पड़ गया बीच में तो वो काउंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अच्छा एक और याद रख लीजिए, एक होता है मीसा। याद रखिएगा, उसका मीसा जो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम होता है, इसका स्थापना 1971 में हुआ था। एक होता है टाडा, TADA, टाडा, ये भी नियम लाया गया था। इसका स्थापना 1985 में लाया गया था ये, और 1995 में क्या किया, ये हटा लिया गया। यह आतंकवाद एवं विध्वंसक कार्रवाइयों पर नियंत्रण के लिए लाया था। अच्छा, एक आतंकवाद एवं विध्वंसक कार्रवाइयों पर के लिए पोटा अधिनियम लाया था, POTA, पोटा 2003 में लाया था। यह आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए लाया था, और 2004 में इसको भी हटा लिया था। 2003 में लाया, 2004 में क्या किया, इसको वापस ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, उसे संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा देना होगा। देखते हैं, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरा मंत्री परिषद ही भंग हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा डैश थे? रवि वर्मा प्रसिद्ध डैश थे? तो क्या होगा, एक चित्रकार थे। ठीक है, और राजा रवि वर्मा बहुत फेमस और प्रसिद्ध चित्रकार था। कहाँ का? केरल का। और केरल में कौन जगह? याद रखिए, त्रावणकोर। त्रावणकोर, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जगह का नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? इसमें देख लीजिए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, बी.सी. रॉय, सी.वी. रमन। इसका आंसर जो होगा, आंसर इसका डी होगा। देखिए सबसे पहले जो है ना सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन एवं सी.वी. रमन को वर्ष 1954 में भारत रत्न मिला था। 3 आदमी को मिला था एक साथ। सर्वप्रथम भारत रत्न की शुरुआत 1954 हुआ था। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसका भारत रत्न का जो अवार्ड होता है पीपल की पत्ता की तरह होता है, तो 1954 में सी.वी. रमन को मिला था। अगर राधाकृष्णन होता तो राधाकृष्णन होता, सी राजगोपालाचारी, तीनों को मिला था। और जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था? 1955 में मिला था। इसको भी मिला है 1955 में मिला है। और गोविंद वल्लभ पंत को 1958 में मिला है, इसको 1958 में मिला है। और बी.सी. रॉय जो है, डॉक्टर बी.सी. रॉय, ये 1961 में मिला था। इसको 1961 में, ये डॉक्टरी के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 नंबर का, उस भारतीय संघ का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता से सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा लक्षद्वीप, ये सबसे अधिक साक्षर है प्रतिशतता का अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुआ था? 1969, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो किस लिए विख्यात हैं? तो मार्को पोलो विख्यात होने का कारण क्या है? बी नंबर में क्या करा है? चीन, भारत एवं एशिया की यात्रा करने। हाँ सही बात है, ये एशिया के वृत्तांत के बारे में लिखा है मार्को पोलो। चीन, भारत एवं एशिया की यात्रा किया था, चीनी यात्री था ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। पारे को जब बर्तन में रखेंगे ना तो क्या होगा? तो वह जो है उत्तल की तरह व्यवहार करता है। पारा किसी बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है, यानी किसी भी बर्तन से क्या होता है, पारा चिपकता नहीं है। इसलिए थर्मामीटर में भी पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो किसी भी दीवार से चिपकता नहीं है पारा। तो इसलिए जब पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका जो प्रकृति होता है वह उत्तल की तरह होता है। इसका क्या उत्तल मतलब बीच का भाग क्या होता है, उठ जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारे तथा बर्तन के अणुओं के बीच कार्यकारी असंजक बल पारे के अणुओं के बीच कार्यकारी ससंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है। ससंजक बल मतलब होता है कि दो समान अणुओं के बीच चिपकने वाला, दो समान अणु जो जिस बल से चिपकता है उसको ससंजक बल बोलते हैं। और दो समान अणु यानी कि दो असमान अणु जिस बल से चिपकता है उसको असंजक बल बोलते हैं। जैसे असमान, जैसे कि ये हो गया बर्तन, ये हो गया बर्तन, और ये हो गया, मान चलिए ये हो गया कागज़, ये हो गया कागज़, ये दोनों आपस में चिपकेगा तो असंजक बल के कारण। असंजक बल में क्या होता है, दो अणु असमान होता है, अलग अलग प्रकार का अणु होगा, जबकि ससंजक बल में एक ही प्रकार का अणु होगा। ठीक है, जैसे पारा है, ये पानी है तो पानी है, इसी प्रकार एक ही प्रकार का अणु ससंजक और असमान प्रकार का अणु चिपकता है तो असंजक बल। तो ससंजक असंजक किसको कहते हैं, समझ गए? इसलिए तो ये याद रखिएगा कि पारे का प्रयोग थर्मामीटर में भी इसी गुण के कारण करता है। क्यों करता है? क्योंकि पारा बर्तन के तल को भिगोता नहीं है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा ही और पूछता भी है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस क्या होता है, तो उत्तल होता है, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्घात में तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में। सही बात है, इंजन में पिस्टन ही तो शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें 4 स्ट्रोक होता है, इसलिए एक चक्र पूरा होता है, जिससे इंजन तो 2 स्ट्रोक का भी होता है, 4 स्ट्रोक का भी होता है। तो 2 स्ट्रोक का इंजन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसमें डीजल का खपत अधिक होता है, इसलिए 4 स्ट्रोक का इंजन सबसे बेस्ट माना जाता है। अब तो बहुत सारा नया तकनीकी उत्पन्न हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होगा? तो याद रखिए, इसे एक पूछता है चंद्र ग्रहण, एक पूछता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, यानी कि याद रखिए ये सूर्य ग्रहण है ना, तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा डिस्टर्ब करेगा, ये चंद्रमा डिस्टर्ब करेगा, चांद बाबा, चंदा मामा, इसको याद रखिए इसे, ये चंदा मामा है, ये डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ है सूर्य, ये सूर्य है। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है, चंदा मामा आ रहा है। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण में हमेशा
चंद्रमा बीच में आएगा, चंद्रमा डिस्टर्ब करता है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आता है, ये गलत है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाता है, हाँ ये सही है, बी नंबर इसका सही होगा 33 का। एक होता है चंद्र ग्रहण, पूछता है चंद्र ग्रहण में क्या होगा, उसमें पृथ्वी डिस्टर्ब करेगा। चंद्र ग्रहण में क्या कौन डिस्टर्ब करेगा, पृथ्वी। पृथ्वी क्या करेगा, बीच में रहेगा। यहाँ रहेगा चंदा मामा, यहाँ है चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा कहाँ है, ये चंदा मामा हो गया, ये चंदा, इसको मान लीजिए चंदा मामा है, चांद है ये, और यहाँ क्या है, सूरज है, सूर्य भगवान है, सूर्य है, इनके बीच में कौन आ रहा है, तो पृथ्वी। तो याद रखिए चंद्र ग्रहण में पृथ्वी डिस्टर्ब करता है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा डिस्टर्ब करता है, अभी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। जब दो भारी नाभिक के टूटने से छोटे नाभिक बनता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगा ही, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो देख लीजिए क्या कहते हैं ऑप्शन से, इलेक्ट्रोलाइसिस, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आयनीकरण। तो दिमाग लगाइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। क्या हो रहा है कि विखंडन हो रहा है, ठीक है ना, भारी नाभिक छोटे नाभिक में टूट रहा है, इसका विखंडन हो रहा है, इसलिए नाभिकीय विखंडन होगा। नाभिक मतलब नाभिक का विखंडन हो रहा है ना वहाँ पे, इसलिए नाभिकीय विखंडन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर क्या होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पानी जमना शुरू हो जाता है, ये सही है, नहीं। आणविक गति अवरुद्ध हो जाता है, नहीं। सभी गैसों द्रव में बदल जाती है, डी नंबर ऑप्शन ये उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो आएगा सभी गैसें द्रव में बदल जाती है। देखिए क्या है, ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटने पर गतिज ऊर्जा घटती है। तो परम शून्य ताप पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, शून्य हो जाएगा ना। क्या ताप जब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब समानुपाती है। और जब टेम्परेचर घटेगा तो कैनेटिक एनर्जी भी घटेगा, और जब कैनेटिक एनर्जी घटेगा अर्थात गतिज ऊर्जा घट जाएगा, तो गतिज ऊर्जा घटने पर क्या होगा, जब टेम्परेचर शून्य हो जाएगा, ये टेम्परेचर अगर जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना क्या होगा, सभी गैसों के द्रव में। तो इसका आशय यह है कि समस्त आणविक गतियाँ परम शून्य ताप पर अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। वास्तव में परम शून्य ताप को प्राप्त करना लगभग असंभव के बराबर है। इसका आंसर यही होगा, सभी गैसें द्रव में बदल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन क्या है। संघनन, तो संघनन उष्मा ऊर्जा को ठंडा ऊर्जा में परिवर्तित करना, नहीं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यही सही है। वाष्प जो है द्रव में बदल जाता है, यही संघनन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है। तो यह कथन जो है ना पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पे लागू होता है, ये जो चुंबकीय ध्रुव होता है उसी पे लागू होता है, क्योंकि जब दिक्पात सुई लेते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर खुद उसका दिशा हो जाता है ना, दिक्पात सुई, तो इसीलिए ये पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा SO2 के गैस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एसिड रेन भी बोलते हैं, अम्ल वर्षा को SO2 और N2 के कारण होता है। तो मुख्यतः बोल रहा है तो मुख्यतः SO2 होगा, N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया का किसका मिश्रण है, ठीक है। तो एक्वारेजिया में इसका आंसर हो जाएगा HCl और H2SO4, नहीं, HCl और H2SO4 नहीं, इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी हो रहा है। इसका आंसर देखिए, HCl होता है 3HCl, ठीक है, 3HCl और 1HNO3, 3HCl और 1HNO3, ये दोनों मिल करके एक्वारेजिया बनता है। इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए। अब नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग
डैश की उस उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में फॉसिल्स भी बोलते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होता है, जीवाश्म होता है, FOSSILS फॉसिल्स। जीवाश्मों में क्या पाया जाता है इसमें? तो जीवाश्मों में कार्बन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक कौन है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के जो प्रमुख संघटक होते हैं वो हो गया आपको मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो क्या है इसमें? ऐसा नहीं है, ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, यही मान लीजिए सी इसका। वैसे मेन होता है MBP, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो नहीं है तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, ये भी सही होगा इसका आंसर। LPG होता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और LPG जो गैस सिलेंडर होता है उसमें सुगंध जो होता है, सुगंध क्यों होता है, किस कारण से? तो मिथाइल उसमें क्या मिलाया रहता है? तो मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया रहता है, इसी कारण सुगंध देता है वो। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ग्रेफाइट जो है ना, याद रखिएगा। ग्रेफाइट बहुत चिकना पदार्थ होता है, इसलिए ये भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है इसका आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर, सोना। ठीक है, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा प्लेटिनम भी है और पारा की भी प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली होती है। प्लेटिनम, पारा, इसे याद रखिएगा। और अन्य धातुएं जो संयुक्त अवस्था में ऑक्साइडों, कार्बोनेटो, सल्फाइडो ये सब जो है पाया जाता है। लेकिन याद रखिए मुक्त अवस्था में सोना, प्लेटिनम, पारा भी है, ये सब भी है। तो पारा का भी स्थित नेचर है उस तरह का। लेकिन मुख्य रूप से ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो यही सोना जो है ना, यही ऑप्शन रहता है, यही क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का कौन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है मतलब मिलान करने के लिए कौन है? तो इसका जो आंसर है देख लीजिए, पंखहीन कीड़े, कीवी, सिल्वर फिश। पंखहीन कीड़े ये अलग हो रहा है। उड़ान रहित चिड़िया, टर्टिल, कच्छप या गोरैया नहीं। अपाद सरीसृप, सर्प। अपाद जल एवं स्थलीय पशु, मछली। तो मछली तो स्थल पर होता नहीं है, वो जल में होता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है अपाद सरीसृप सर्प, हाँ ये सही है। सर्प जो है ना, जो भी रेंगने वाला जो है वो क्या होता है, सरीसृप में आता है। तो सर्प क्या है, इसको अपाद मतलब पैर नहीं होता सर्प को, वह सरीसृप में आता है यानी रेंगता है, इसलिए सर्प, ये सही होगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी सामाजिक कीट है। चींटी सामाजिक कीट है तो वह कॉलोनियों में रहती है, वह जंगलों में रहती है, वह भाषा जानती है, वह भोजन वितरण करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर सही होगा। चींटी क्या है, कॉलोनियों में रहती है, झुंड में रहती है ना, कॉलोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमि के अपमार्जन में जो योगदान देता है तो सूअर। इसका आंसर डी सही होगा। सूअर क्या करता है, मनुष्यों के मल को खाकर जमीन को साफ रखता है ना, यही बोल रहा है अपमार्जन। अपमार्जन मतलब क्या होता है कि साफ सुथरा। अपमार्जन मतलब एसिड हो गया, एक तरह से कोई भी चीज़ को साफ करते हैं तो सूअर साफ करता है। जबकि केचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नया नया मिट्टी को हमेशा ऊपर चाल चाल करके ऊपर लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है? तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, हैजा, टिटनस, पोलियो, गोनेरिया। तो पोलियो क्या होगा, विषाणु से होने वाला रोग है ना, पोलियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी को क्या कहते हैं? तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, एनीमिया। बी नंबर इसका आंसर होगा। इसमें क्या होता है, शरीर में लोहे की कमी हो जाता है एनीमिया में, यानी कि एनीमिया में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगा और
और लोहा की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा क्यों घटता है? तो लोहा की कमी से। पालक के साग खाने से ठीक हो जाता है ये सब। और विटामिन B12 पुरुषों में इसको ठीक करने के लिए, और महिला में विटामिन B6 की कमी से होता है ये एनीमिया, जिसको पायडेक्सिन बोलते हैं रासायनिक नाम विटामिन B6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती है? आँख से हम किस किरण को नहीं देख सकते हैं? इसका जो है उपयुक्त सभी, पराबैंगनी किरण को, गामा किरण को, अवरक्त किरण, किसी को भी नहीं देख सकते हैं आँख से। 51 नंबर का क्वेश्चन है, सातों समुंदर तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है बुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष यादव 2 बार पर्वत पर चढ़ने वाला, हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय संतोष यादव। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम महिला आरती शाह। अब है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ये नंबर, बड़ोदरा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। गाजापट्टी संघर्ष का केंद्र है, तो गाजापट्टी संघर्ष का केंद्र कहाँ है? पश्चिम एशिया में, याद रखिएगा, पश्चिम एशिया में ये गाजापट्टी संघर्ष का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद जिन्ना ने भारत में कहाँ घर बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में घर कहाँ बनाया था? तो मुंबई में बनाया था उसने घर, अली जिन्ना। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना था। 1936 में 2 लाख रुपया की लागत से भारत के मुंबई में जिन्ना हाउस के नाम से अपना निवास बनाया था। इसका नाम क्या है? जिन्ना हाउस। अब है 56 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुवीय संधि अंटार्कटिक ट्रीटी पर किसका हस्ताक्षर हुआ था? डैश में हस्ताक्षर हुआ था, कब हस्ताक्षर हुआ था? इसका आंसर है 1960 में हस्ताक्षर हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक ट्रीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 ईस्वी में इस्लामाबाद के पूरी तरह से बनने से पहले पाक की राजधानी राजधानी शहर थी, कौन थी 1963 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कराची में थी। उसके बाद वाटरलू कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है, याद रखिएगा, वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था या क्या जाना जाता था? तो रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे को पहले, रोडेशिया। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? 60 नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में पूर्वी नेवल कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश है। इसमें कह रहा है क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन द बोल्ड बिलो इज गिवन अल्टरनेटिव बोल्ड पार्ट के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि योर आंसर इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डी, दैट इज जैसे नो इम्प्रूवमेंट। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स, हमें एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, नॉट पीपल ऑफ रेडोपेटेबल इंटीग्रिटी। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी नंबर, डाउटफुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डाउटफुल? तो ये नॉट पीपल की जगह पाएगा, डाउटफुल का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें भरने के लिए कह रहा है इसमें, तो ही इज मेकिंग हिज करियर इन सेल्स। कह रहा है कि वह जो है ना अपना करियर सेल्स में बनाना चाहता है। तो इसका जो है क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा कमिटेड टू। उसने ही इज कमिटेड टू मेकिंग हिज करियर इन सेल्स, इसका सही होगा। वो वादा किया है कि अपना जो है ना करियर वो सेल्समैन के रूप में बनाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इन द क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस। इसमें कह रहा है इसका साइनोनिम्स पूछ रहा है। डेवलपर का साइनोनिम्स, डेवलपर मतलब क्या होता है? तो इसका वर्ब है ये, तो इसका होता है निंदा करना। इसका मतलब क्या होता है?
निंदा करना। तो इसका सेम मीनिंग कौन बोला ऐसा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में। देखिए माल, MALIGN, मैलिजिन। मैलिजन मतलब होता है निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिजियस। इसमें करा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा क्या हो रहा है। एम्बिजियस मतलब होता क्या है, इसका अपोजिट वही आंसर होगा। तो एम्बिजियस मतलब होता है अस्पष्ट या संदिग्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिफिनिट। अस्पष्ट को मतलब क्या, निश्चित नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या हो, डेफिनिट मतलब निश्चित कर सकते हैं। ये सही होगा आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि फॉलोइंग द आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस प्रिंटेड इन बोल्ड। कह रहा है कि मोरालिस्ट्स आर यूजुअली पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो मोरालिक्स अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई आदमी जो है वह अल्कोहल वाला ड्रिंक्स जो है ना अब्सटेन किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 65 का, तो इसका आंसर होगा टीटो टेलर्स। देखिए ये मतलब जो अल्कोहल पेय से अलग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल पेय से अलग रहता है उसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर्सन मोरलिस्ट आर यूजुअली पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो मतलब दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, उसको क्या बोलते हैं, तो टीटो टेलर्स बोलते हैं उसको। ए नंबर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कहता इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन, ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आर आंसर, योर आंसर। इसमें कौन जो है इसका आंसर जो है स्पेलिंग इसका सही है, ये देख लीजिए इसका स्पेलिंग 66 नंबर का। इसका जो ए नंबर सही आएगा मिलीनोराइजेज। इसका मतलब होता है करोड़पति। इसका मतलब क्या होता है, करोड़पति। मिलीनोराइजेज मतलब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 47 नंबर का, इंग्लिश ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, सचमुच शब्द का समास ज्ञात करने के लिए बोलता है। सचमुच शब्द का समास जो होगा आंसर इसका होगा सी, अवयवी भाव समास है। सचमुच में अवयव है ना सचमुच, तो सचमुच हो गया अवयवी भाव समास। दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दीक्षांत का संधि विच्छेद होगा दीक्षा प्लस अंत, बी नंबर सही है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए इसमें जो गलत है, तो इसमें जहाँ सही है, उसके बाद चमवड़ भी सही है, गांधी भी सही है, हंसिया गलत है, ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है दूसरों से अधिक संबंध न रखना के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसका जो दूसरों से संबंध नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उधो का लेना न माधो का देना, मतलब न उधो का लेना न माधो का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविलंब शब्द का अर्थ भेद बताइए। एक अवलंब है और दूसरा है अविलंब, शब्द का अर्थ भेद बताने के लिए बोल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सहारा। अवलंब मतलब होता है, अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब होता है शीघ्र, मतलब अविलंब आ जाओ तुरंत, शीघ्र, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट हो गया जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। तो जो कानून के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सी बोलते हैं, अतिरिक्त बोलते हैं। कानून के विरुद्ध मतलब बाहर है, अतिरिक्त। अब नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन आ गया, तो मैथ का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम दूसरा वीडियो मैथ का भी क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके बता देंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, दोस्तों को भी थोड़ा सूचित कर दीजिए। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बिहार पुलिस में रिजल्ट इस बार पक्का है, आप लोग का रिजल्ट तय है, इस बार आप लोगों का रिजल्ट मिस नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए।